हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान आश्रम। और आज की क्लास में हम लोग ये हमारे इस सेकेंड चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपना जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसमें कौन कौन सी तकनीकें बताई हैं, वो तकनीकों के बारे में हम लोग इस वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर देखिए संक्षिप्त परिचय इनके बारे में दिया गया है। इससे पहले भी था, थोड़ा सा बताया गया था एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में, लेकिन इसमें फिर से शॉर्ट में दिया हुआ है, तो इसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो बात करें टेलर जी के जन्म की, तो इनका जो जन्म है वो अमेरिका में 20 मार्च 1856 है ना, 1856 20 मार्च को इनका जन्म हुआ था। और क्या इनका जो पेशा था, जो इनका प्रोफेशन था, वो क्या था? वो था मिडवेल स्टील कंपनी में ये क्या थे? अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, है ना। मिडवेल स्टील कंपनी में अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर ये थे। देखिए ये भी एक इंजीनियर ही है जिन्होंने ये वैज्ञानिक तकनीक बताया है, वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, लेखन की बात करें इनके, तो मार्च से मई के बीच में, ठीक है, 1911 के दौरान, मार्च से मई के बीच में 1911 के दौरान अमेरिकन मैगजीन में, कहाँ के? अमेरिकन मैगजीन में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रकाशन हुआ, है ना। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ, और जो कि बाद में किताब के रूप में प्रकाशित किया गया। और याद रखिएगा, किताब के रूप में इसे 1913 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1911 में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रकाशन हुआ, यानी सिद्धांत आया सामने, और बाद में बुक के रूप में जो है कि इसको बनाए थे, कंपोज किए थे कौन? हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर जी 1913 में। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं टेलर की वैज्ञानिक तकनीकें। कौन कौन सी तकनीकें इन्होंने बताई जिसका प्रयोग एक प्रबंध के अंतर्गत किया जाना चाहिए। टेक्निक्स की बात अब की जा रही है यहाँ पे, है ना। कौन कौन सी तकनीकें थी, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला जो तकनीक यहाँ पर इन्होंने बताया वो है क्रियात्मक फोरमैनशिप। फोरमैनशिप, क्रियात्मक मतलब काम से जुड़ा हुआ, और फोरमैनशिप में से आप फोरमैन वर्ड जो है कि ध्यान दीजिएगा। फोरमैन वर्ड आप लोग जब भी हम आपको तीनों स्तर के बारे में बता रहे होंगे, प्रबंध के तीनों स्तर के बारे में, तो सबसे निम्न स्तर वाले में हमने आपको बताया था सुपरवाइज़र और फोरमैन, ये दोनों एक ही होते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है? जो कर्मचारियों का कार्य है ना, उनके कार्य का निरीक्षण करना, कार्य को चेक करते रहना कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला जो इन्होंने तकनीक बताया था वो बोला था क्रियात्मक फोरमैनशिप। अच्छा, क्रियात्मक फोरमैनशिप यानी कि काम को चेक करना। ठीक, वो कौन करेंगे? सुपरवाइजर करेंगे, फोरमैन करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम है क्रियात्मक फोरमैनशिप, यानी काम से जुड़े हुए सारी चीज़ों का जो है कि निरीक्षण करना, उसको चेक करना। तो इस चीज़ को समझने के लिए इसे जो है कि दो पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, एक पार्ट हमारा नियोजन अधिकारी वाला हो गया, जिसमें योजनाओं से संबंधित चीज़ें थी, ठीक, जो कार्य करने से पहले योजनाएं बनाई जाती हैं। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप के लिए नियोजन अधिकारी वाले पार्ट में क्या क्या होगा वो अभी आगे हम इसमें क्लियर समझेंगे। और दूसरा जो इसमें बांटा गया वो था उत्पादन अधिकारी। ठीक है, अब नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी में कौन कौन थे और कौन कौन आ रहे थे, उनका काम क्या था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पहले डिटेल में समझेंगे। और ये पूरा जो है आपके इस फर्स्ट वाले पॉइंट में ही है। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट में ही ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब आगे आप लोग ध्यान दीजिए। नियोजन अधिकारी में सबसे पहले क्या बताया गया? कार्य मार्ग लिपिक। कार्य मार्ग यानी कार्य का मार्ग, लिपिक मतलब क्लर्क। ठीक है, क्लर्क हमारे जो होते हैं, जो काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क वगैरह करते हैं। ठीक है, तो क्लर्क की बात करें, कौन से क्लर्क? हमारे कार्य मार्ग। कार्य मार्ग यानी कार्य का मार्ग। अब कार्य का मार्ग क्या होगा? काम का तरीका, कि किस तरीके से काम होगा। तो उससे संबंधित जो योजनाएं बनाई जाती थी, उससे संबंधित चीज़ों को जो चेक किया जाता था कि काम किस मेथड से किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन सी तकनीकें अपनाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें, यानी काम करने की विधि का जो है कि नियोजन करना, वो नियोजन अधिकारी में सबसे पहला था कार्य मार्ग लिपिक। ये होते थे जो कार्य से संबंधित कि उसको किस तरीके से किया जाएगा, उससे संबंधित जो है कि योजनाएं बनाते थे। ठीक है, कार्य मार्ग लिपिक में आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब दूसरा बात करें संकेत कार्ड लिपिक का। संकेत कार्ड लिपिक में क्या था कि इसमें सबका अलग अलग जो है कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि टोकन टाइप का, या संकेत कार्ड नाम से ही समझिए कि इसमें अलग अलग ग्रुप का जो है कि एक संकेत कार्ड बना दिया जाता था।
जिसमें जितने भी लोग काम कर रहे थे, और उस कार्ड को ये इन लोगों को सौंप दिया जाता था। अभी हम आगे बताएंगे कि टोली नायक क्या होता है, ठीक। फिर ये अपना जो है कि एरिया पूरा संभालते थे। अब बात करें तीसरे वाले की, समय एवं लागत लिपिक की। इनका क्या काम था? तो नियोजन अधिकारी में जो ये तीसरा पॉइंट दिख रहा है समय एवं लागत, इसमें ये था कि किस काम को करने के लिए कितना समय लगना चाहिए और कितना कॉस्ट लगना चाहिए, इन सारी चीज़ों से संबंधित निर्णय इसमें लिए जाते थे, ठीक है। किसमें? समय एवं लागत लिपिक वाले में, ठीक। और सबसे फोर्थ वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ अनुशासन लिपिक के जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कैसे डिसिप्लिन में रहेंगे, ये सारी चीज़ों से संबंधित जो है कि निरीक्षण कार्य इसमें चलता था। यानी नियोजन अधिकारी वाले एरिया में हमारे कार्यमार्ग लिपिक यानी कि जो काम के तरीकों को देखते थे, जो क्लर्क, जो संकेत बोर्ड यानी जो जिस टोली के हैं, जो जिस ग्रुप के हैं, उसका एक संकेत कार्ड तैयार करते थे और टोली नायकों को सौंपते थे। समय एवं लागत लिपिक किस काम के लिए कितना कॉस्ट, कितना टाइम लगना चाहिए, या ये सारी चीज़ों का देखरेख करते थे। और अनुशासन कैसे बना रहे, इस चीज़ों का जो देखरेख करते थे वो हमारे आ जाते थे नियोजन अधिकारी में, ठीक है। अब अगर बात करें दूसरा वाला जो हमारा उत्पादन अधिकारी है, उत्पादन अधिकारी में सबसे पहला ये हमारा टोली नायक। टोली हम लोग देखिए, आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे समूह के लिए टोली शब्द प्रयोग किया जाता है, ग्रुप के लिए, ठीक है। तो टोली और बात आगे नायक की है। नायक कौन होता है? जो लीड करने का काम करता है ना, जिसके इशारे पे सारे लोग काम करते हैं, या जिससे प्रेरित होकर या जिससे प्रभावित होकर लोग काम करते हैं उसके हिसाब से, है ना। तो नायक यहाँ पर जो होगा, टोली नायक कौन होगा? जो अपनी टोली का यानी उसको संकेत कार्ड में जो टोली मिला है, जिसके बारे में बताया गया है, उस ग्रुप का जो देखरेख करेगा, उसको जो संभालेगा, उसमें जो वो काम करवाएगा। क्योंकि टोली नायक है, इसका काम ही क्या है कि अपने कार्य से प्रभावित करके अपने टोली वालों से काम करवाना, वो भी कैसा काम? जो आपकी इच्छा में है वैसे, बिल्कुल सही तरीके से। तो अपनी पूरी टोली को संभालने का काम कौन करेगा? टोली का नायक, ठीक है। तो उत्पादन अधिकारी में सबसे पहला हुआ करता है टोली नायक, ठीक। इनके वैज्ञानिक तकनीक के अनुसार उत्पादन अधिकारी में सबसे पहला टोली नायक, जो अपने टोली, अपने ग्रुप का नायक होगा और उसके कार्यभार को, सारी चीज़ों को संभालेगा कि सारे कार्य सही से चल रहे हैं कि नहीं, सभी लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक। दूसरी बात करते हैं गति नायक की। गति नायक में यहाँ टोली यानी पूरे ग्रुप को मैनेज करने की बात थी। अब यहाँ गति नायक, गति, किस चीज़ की गति की बात यहाँ की जा सकती है? तो नॉर्मल सी बात है, गति यानी कि काम का स्पीड। इसमें देखा जाता था कि काम की जो तेज़ी है वो कितनी होनी चाहिए, कितने स्पीड में काम हो रहा है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम जो है कि किसका था? हमारे गति नायक का था, है ना। कि वो क्या करते हैं? वो चेक करते हैं कि पूरे ग्रुप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो किस स्पीड से काम कर रहे हैं, ठीक, सही स्पीड से कर रहे हैं या नहीं, ठीक, बहुत ज़्यादा समय का बर्बादी तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों का ध्यान गति नायक रखा करते हैं। उसके बाद मरम्मत नायक की बात करें तो क्योंकि टाइम हमेशा बीतता रहता है, चीज़ें यूज़ होते होते ख़राब होती रहती हैं, तो उनको रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मरम्मत नायक का काम ये रहता है कि वो पूरे जगह जहाँ भी काम हो रहा है, हर जगह सारी मशीनों को जा करके चेक करता है कि सारी जगह जो है कि मशीनें सही हालत में है कि नहीं। अगर किसी को रिपेयर की ज़रूरत है तो उनको रिपेयर के लिए जो है कि भेजता है। तो मरम्मत का कार्य संभालने का काम किसका रहता है? मरम्मत नायक का रहता है, ठीक है। और फिर आगे बात आती है निरीक्षक की। निरीक्षक का मतलब ही होता है चेक करना। तो इन सारे काम को अगर मिला दिया जाए, इन सारे यानी इन तीनों काम को, टोली नायक जो अपने ग्रुप में सबको देखेगा काम कैसे हो रहा है, ठीक है, ग्रुप में कितने लोग हैं, कैसे कौन आ रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, सारी चीज़ें। फिर गति नायक जो काम की स्पीड को चेक करेगा। मरम्मत नायक जो सारे जो मशीनरी वगैरह है उनके रिपेयर की बात करेगा, सारी चीज़ों को मतलब चेक करेगा कि अगर मरम्मत के लायक है तो उसको मरम्मत के लिए भेजेगा। तो ये सारे काम को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारा आ जाता है निरीक्षक में। क्योंकि निरीक्षण मतलब क्या होता है? निरीक्षण मतलब होता है काम को चेक करना। तो आप काम में क्या क्या चीज़ें चेक करती हैं? वही ना चेक करते हैं, स्पीड चेक करते हैं, मशीनें सही है कि नहीं, सारा ग्रुप सही से काम कर रहा है कि नहीं, यही सारी चीज़ें तो चेक कर रहे हैं, है कि नहीं। कॉस्ट सही जा रहा है कि नहीं, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, संसाधन की बर्बादी तो नहीं हो रही है, यही सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो ये पूरा का पूरा काम किसका होता है? हमारे निरीक्षक का होता है, जो चेक करने का काम करता है, निरीक्षण का काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। इधर हमारे जितने भी क्लर्क का जो काम था और इधर हमारे जितने भी नायक का जो काम था, ठीक है, जो लीड करते हैं और अपने हिसाब से काम करवाते हैं। अब बात करते हैं इनके अगले वैज्ञानिक तकनीक की। तो ये क्रियात्मक फॉरमैनशिप था, यानी काम से संबंधित चेक करना, ठीक है। फॉरमैनशिप यानी काम से संबंधित कार्य को चेक करना। तो कार्य का तरीका, ये सारा ग्रुप वाला बात, टाइम कॉस्ट वगैरह बात, डिसिप्लिन वाला बात। इधर ग्रुप को कंट्रोल करना, स्पीड कंट्रोल करना, मरम्मत
को कंट्रोल करना, कहने का मतलब कि मरम्मत के लायक जो चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ें, जो मशीनें ख़राब है उनको सही तरह से रखना, जो ख़राब है उनको रिपेयर के लिए भेजना। और निरीक्षक यानी जो ये सारे काम चेक करते हैं। ये सारा काम हमसे हमारा किससे संबंधित है? काम से संबंधित है, इसीलिए क्रियात्मक फोरमैनशिप में इनको रखा गया है, ये सारे पॉइंट को। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई बहुत ही हार्ड ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण। कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मानकीकरण, मानक शब्द आप लोग सुने होंगे, स्टैंडर्ड, है ना। तो मानकीकरण मतलब क्या कि ये इनका कहना है कि जो भी कार्य प्रबंध के अंतर्गत हो रहा है उसमें होना ये चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं कि जो कर्मचारियों के द्वारा कार्य की जा रही है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें एक लेवल बना लेना चाहिए। यहाँ पर हम आपको छोटे से जगह में समझा दे रहे हैं एक स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए, ठीक है, और उस स्टैंडर्ड लेवल पे सारा प्रोडक्शन होना चाहिए। ये यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, हम आगे आपको बताते हैं एक नेक्स्ट पेज लेकर के। ठीक है, जैसे कि आप समझिए कि अगर पर डे, ठीक है, पर डे का आपने एक स्टैंडर्ड लेवल तैयार कर दिया है कि सारे कर्मचारी मिलकर, यानी टोटल कम से कम आप जो है कि 300 प्रोडक्ट पर डे बनाएंगे ही। ठीक है, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है 300 प्रोडक्ट्स, ठीक है, 300 प्रोडक्ट्स पर डे बनना ही है। अब ये चीज़ जो यहाँ पर है, ये हमने क्या कर दिया, एक मानक तैयार कर दिया। क्या कर दिया? एक मानक तैयार कर दिया। तो किसी भी कार्य का अब इससे लेवल पता चल जाएगा ना, जिस भी दिन 300 प्रोडक्ट से कम करेंगे सारे कर्मचारी मिलके, उस दिन समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारे यहाँ आज काम गड़बड़ हुआ है, टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ों को देखते हुए रेगुलर कैसे काम हो रहा है उसको चेक करते हुए एक मेन लिमिट, एक स्टैंडर्ड लिमिट जो है कि यहाँ पर बना दिया जाता है, और उस स्टैंडर्ड लिमिट को रोज़ जो है कि या तो पार करना रहता है या तो कम से कम उतने तक पहुँचना रहता है। ये यहाँ पर होता है हमारे मानकीकरण में। ठीक है मानकीकरण मतलब क्या कि हमने एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया और उस तक हमें रोज काम करना ही है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे कम हुआ इसका मतलब कि जो है कि संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, समय का दुरुपयोग हो रहा है और न्यूनतम लागत पर ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा, ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाएगा, इसकी हानि की संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लिमिट पर जो है कि तैयार कर दिया जाता है और उस पर मेजर किया जाता है कि रोज़ का काम क्या हो रहा है। ये तो हो गया हमारा मानकीकरण। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, मानकीकरण और सरलीकरण। सरलीकरण में इनके ये कहते हैं कि एक तो आप एक स्टैंडर्ड तरीका बना लीजिए और उस पर जो है कि स्टैंडर्ड लेवल बना लीजिए, उतने तक आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। दूसरा ये कहते हैं कि काम का वो तकनीक खोजिए जो सबसे सरल है, सबसे आसान है ना। अब चाहे तो इसको टुकड़ों में करके काम को करने का तकनीक हो या कोई दूसरा तरीका जो जिससे कि आसानी हो काम करने में। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने क्या कहा, मानकीकरण और सरलीकरण। मानकीकरण मतलब एक स्टैंडर्ड लिमिट बना करके उसके हिसाब से काम करना, और सरलीकरण मतलब काम की सबसे जो आसान तकनीक है, जो आसान तरीका है, उसको फॉलो करना। अब आगे बात करते हैं तीसरा वाला, पहला दूसरा हो गया हमारा। तीसरा जो इन्होंने अपना तकनीक बताया है उसमें इन्होंने बताया थकान अध्ययन। ठीक है, इनके द्वारा ये कहा गया कि थकान का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो किसके थकान की बात होगी भाई यहाँ पे? अगर थकान अध्ययन की बात हो रही है तो कर्मचारियों के थकान की बात होगी। तो इनका कहना ये है कि वैज्ञानिक तकनीक में इन्होंने ये भी शामिल इसलिए किया थकान अध्ययन, क्योंकि जितने भी लोग काम कर रहे हैं एक उनका जो है कि लिमिट होता है ना, वो एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद वो भी थक जाते हैं और उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, ताकि वो उस रेस्ट पीरियड में थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करे और फिर जो है कि वापस से फुल एनर्जी के साथ मन लगा करके काम करे। अब एक इंसान अगर काम करता जा रहा है और उसने बीच में रेस्ट नहीं लिया और वो इस सोच में है कि हम लगातार करते जा रहे हैं, ठीक है, बिना रेस्ट लिए, तो क्या वो जो बाद में थकने के बाद का जो उसका काम होगा वो परेशान होकर करेगा और वो उतनी कुशलता से उस काम को नहीं कर पाएगा जितना वो पहले कर रहा था। तो इसलिए इनके हिसाब से, टेलर के हिसाब से ये बात बहुत ज़रूरी था, ध्यान देने लायक था कि आप ये देखिए कि आपके जो कर्मचारी हैं वो कितने घंटे लगातार काम कर रहे हैं और कितने घंटे के बाद उनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। इसी वजह से जो है कि आप कंपनीज़ वगैरह में देखते होंगे कि एक बीच में रिसेस का टाइम रहता है या लंच पीरियड रहता है, ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो थकान अध्ययन में क्या किया जाता था, कर्मचारियों के
कार्य का मतलब कर्मचारियों के थकान का अध्ययन किया जाता था कि वो कितने घंटे एक लगातार काम कर रहे हैं और उनको कितने देर का रेस्ट बीच में चाहिए, उसके बाद फिर वो ताकि कंटिन्यू कर सके अच्छे तरीके से। अगला हम लोग ध्यान देते हैं विधि अध्ययन पे। विधि अध्ययन की बात की जाए तो यहाँ पर देखना कि कौन से तरीके से, है ना, विधि मतलब मेथड, तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा है जो कर्मचारियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। अगली तकनीक इन्होंने बताया समय अध्ययन। समय अध्ययन में भी किसके समय की बात की जा रही है, कर्मचारी कितने टाइम में कितने समय लगा करके किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान देने का बात इन्होंने ये भी कहा कि देखा जाए, मेजर किया जाए कि कौन व्यक्ति कितना समय लेकर के काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अगर कोई कर्मचारी ज़्यादा टाइम लेकर के काम कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको निर्देशन देना चाहिए, समझाना चाहिए कि कैसे वो कम टाइम में उस काम को करे, ठीक। तो यहाँ पर समय अध्ययन की बात है कि कौन कर्मचारी कितने देर काम कर रहा है, इसका अध्ययन होना ज़रूरी है ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके अगर कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है तो। आगे बात करते हैं गति अध्ययन की। गति मतलब वही स्पीड वाली बात जो यहाँ पर आपने गति नायक वाले में समझा था। स्पीड, कौन सा कर्मचारी कितने स्पीड से काम कर रहा है और एक कर्मचारी को कितने स्पीड काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। स्पीड से रिलेटेड जो है कि कंट्रोल करने की बात यहाँ पर की जा रही है कि गति चेक किया जाए कि कौन कर्मचारी कितना समय ले रहा है, कौन ज़्यादा समय ले रहा है, कौन कम समय ले रहा है, ठीक। इससे क्या होगा कि जो हमारे धीरे धीरे काम कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, उन पर कंट्रोल किया जा सकेगा। आगे कार्य अध्ययन की बात करें तो कौन कितना काम कर रहा है, ये सब लगभग एक जैसे ही हैं। स्पीड पे ही डिपेंड करता है कि कौन कितना काम करेगा, इसलिए कार्य अध्ययन इसमें हमारा आ गया, ठीक। और स्पीड पे ही डिपेंड करेगा कि कौन कितने समय में काम करेगा, तो ये हमारा समय अध्ययन आ गया, ठीक। थकान अध्ययन थोड़ा अलग है कि कितने टाइम काम करके कौन जल्दी थक रहा है या किसको कितने देर की रेस्ट की आवश्यकता है, उस हिसाब से एक एवरेज टाइम जो है कि बना देना जिसमें सब लोग रेस्ट कर ले, ठीक। मेथड यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं विभेदात्मक, ठीक है, ये अलग नहीं है, एक में ही है, विभेदात्मक कार्य मजदूरी पद्धति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब तो बहुत नॉर्मल था, इसको थोड़ा सा समझिएगा। विभेद मतलब अलग, ठीक, विभेदात्मक कार्य मजदूरी। अब इस शब्द से आप ये समझिएगा कि अलग अलग मजदूरी देना, है ना, अलग अलग मजदूरी देने की पद्धति, यही तो यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब इससे पहले मतलब नॉर्मली कोई भी सोचेगा तो क्या कहेगा कि नहीं भाई, जितने लोग काम कर रहे हैं सबको एक जैसा मजदूरी मिलना चाहिए, है ना। इक्वालिटी की बात जब हम मजदूरी में करेंगे अगर, तो वहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो उनको एक जैसा सैलरी मिलना चाहिए, एक जैसा मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन टेलर की जो वैज्ञानिक तकनीक है वो इस बात का समर्थन नहीं करती। उनका कहना ये है कि आप सभी को अलग अलग मजदूरी दीजिए, लेकिन हाँ उनके काम के आधार पे, जो कि हमने आपको समझाया था जो प्रेरणात्मक मजदूरी था, है ना। अभी पीछे हम लोग प्रेरणात्मक मजदूरी समझे थे जब विशेषताएं पढ़ रहे थे, शायद इनके टेलर की ही विशेषता पढ़ रहे थे, टेलर के सिद्धांत की। तो वहाँ पर ये क्या बोले कि सबको आप क्या करिए, अलग अलग मजदूरी दीजिए। अब अलग अलग मजदूरी ऐसे ही नहीं कि जिसका मुंह अच्छा लग रहा है उसको अच्छा ज़्यादा दे दो, जिसका खराब लग रहा है उसको कम दे दो, वो बात नहीं कहा इन्होंने कहा कि जो जितना काम कर रहा है, ठीक, या तो आप पहले एक पर डे, जो इंसेंटिव वाली बात मैंने कही थी वही है, या तो आप क्या करिए एक पर डे का फिक्स कर दीजिए। जैसे पर डे का अगर किसी का मान लेते हैं कि 15,000 है, ठीक है, वैसे बहुत इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन कहीं कहीं अब होने लगा है। पर डे का अगर 15,000 है मजदूरी, तो उनका जो पर डे का जितने घंटे वो काम कर रहे हैं उसका उनको 15,000 मिल रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आप उनके कार्य के आधार पर कि अगर वो इससे ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं तो उनका एक अलग से इंसेंटिव बना दीजिए, ठीक है, 1500 करके या कुछ भी अमाउंट डाल के। एक ये तरीका है अलग अलग मजदूरी देने का। इससे क्या होगा कि लोग प्रेरित होंगे और काम करने के लिए, जो कि हमने आपको प्रेरणात्मक मजदूरी में समझाया भी था, ठीक है। तो जो कर्मचारी हैं वो प्रेरित होंगे और काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने अलग अलग क्यों कहा, क्योंकि हर इंसान यानी हर कर्मचारी ज़रूरी नहीं है कि उतना ही काम उतने ही देर में करे, है कि नहीं, उतना ही काम उतने ही देर में करे, ये ज़रूरी नहीं है। कोई कर्मचारी 5 घंटे काम करता है, ठीक है, 5 घंटे काम करके मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं 25 प्रोडक्ट, ठीक है, 25 प्रोडक्ट तैयार करता है, 5 घंटे काम करके 25 प्रोडक्ट तैयार करता है वो पहला कर्मचारी। वहीं जो दूसरा कर्मचारी है वो क्या करता है, 7 घंटे में 25 प्रोडक्ट बनाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5 घंटे में 25 प्रोडक्ट बना ले रहा है और ये 7 घंटे में बना रहे हैं।
अब अगर हम इस नियम का पालन यहाँ पर करें कि सबको एक जैसा मजदूरी देना है, तो जो अपनी कुशलता का प्रयोग कर रहा है, टाइम वेस्ट होने से बचा रहे हैं, उसके साथ अन्याय नहीं होगा क्या, है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर ये बोले कि विभेदात्मक मजदूरी मिलनी चाहिए, नहीं जो जैसा काम कर रहा है उसको उसके काम के हिसाब से मिलना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप एक फिक्स अमाउंट कर दीजिए, लेकिन काम के आधार पर इंसेंटिव के रूप में जो है कि एक अलग अमाउंट भी रखिए, ताकि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको उसका प्रतिफल यानी उसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो मिले, या एक तरह से कह सकते हैं कि उसका अलग से पुरस्कार मिले। ये उसके लिए क्या एक अलग से रिवॉर्ड ही तो है जो वो अलग से काम कर रहा है, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा कि सभी मजदूरों को अलग अलग मजदूरी देना उनके काम के आधार पर, ना कि जो जैसा भी कर रहा है सबको बस एक जैसा देना, ऐसा इन्होंने नहीं कहा, ठीक है। अब आते हैं प्रीवियस पेज पे। यहाँ पर विभेदात्मक कार्य मजदूरी पद्धति अपनाने के लिए टेलर की वैज्ञानिक तकनीक ने कहा, ठीक। अब सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पर बचा हमारा मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति की बात करें तो मानसिक क्रांति का मतलब होता है कि जहाँ पर जो कर्मचारी है वो मानसिक रूप से यानी अपने मन से काम करने के लिए इच्छुक हो, यानी कि अपने मन से ही वो चीज़ों को अच्छा करना चाहे। तो इनका सबसे जो आखिरी तकनीक है, भले ही सबसे, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ये सारी चीज़ों का एक सम्मिश्रण इस वाले पॉइंट में है कि ये सारी चीज़ें वो खुद ही मैनेज कर लेगा अगर वो मानसिक क्रांति मतलब मानसिक रूप से वो खुद चाहेगा कि वो क्या करे, सारी चीज़ों को, सारे कार्य को सही तरीके से करे, तब इन चीज़ों को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है मानसिक क्रांति, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी कर्मचारी हैं वो खुद की इच्छा से जो है कि काम को सही तरीके से करना चाहे, ऐसा आप लोग जो है कि तकनीक अपनाइए, जहाँ पर वो टाइम वेस्ट ना करें, जहाँ पर वो रिसोर्सेज वेस्ट ना करें, जहाँ पर वो अपना जो एक अलग से अपनी कार्य क्षमता है उसको खुद बढ़ा करके यूज़ करें, जहाँ वो पूरे व्यवसाय के कार्य को अपना कार्य मानकर करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जब उनके मन में भावना आएगी तो उसी स्थिति को हम बोलते हैं मानसिक क्रांति। तो ये कुछ तकनीकें यहाँ पर जो है कि टेलर ने बताई, टेलर की वैज्ञानिक तकनीकें। और अब इनको समझने के बाद आप समझ रहे होंगे कि हेनरी फ्यूल वाले में क्या क्या कमियां थी, है ना। उतना ज़्यादा मतलब परफेक्ट नहीं था वो, और ये वाला जो है एकदम परफेक्ट है, जहाँ पर कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि उनको किसी तरह की समस्या ना हो, ठीक है, और व्यवसाय का कार्य भी अच्छे से चलता रहे, उत्पादन कार्य भी अच्छे से चलता रहे, ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि FW टेलर के द्वारा जो वैज्ञानिक तकनीकें दी गई हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो MCQ के लिए इसको पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। और बाकी ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल साधारण शब्दों में, क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट हैं, अभी नया नया सब कुछ सीख रहे हैं, आपके लिए सारी चीज़ें नई हैं, तो इसलिए बिल्कुल साधारण शब्दों में हम जो है कि एक तरह से खुद को स्टूडेंट मान के एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जैसे एक विद्यार्थी समझता है आसान शब्दों में वैसे आपको समझाने का प्रयास करें। तो जैसा भी हो, आपको जितना भी समझ में आया हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।